जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 72। आज के लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चैप्टर 10 हमने कंप्लीट किया है और चैप्टर 10 के बाद अब सिर्फ 2 चैप्टर हमारे सिलेबस में रह गए, चैप्टर 11 और चैप्टर 12। इसलिए उम्मीद है कि 20 जुलाई के लगभग हम अपना सिलेबस इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि 20 जुलाई को कंप्लीट ना हो, बल्कि कुछ 2-4 दिन मज़ीद आगे चला जाए, ताकि हम जो ईद वाली होम असाइनमेंट है उसको भी डिस्कस करें वक्तन फ़वक्तन। इसके अलावा वॉल्यूम 2 के MCQs भी हैं, वो भी डिस्कस करने हैं और कुछ मज़ीद प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, तो और फिर वैसे भी आपने आना तो है ही, बाकी सब्जेक्ट्स भी चल रहे होंगे ना आपके, तो इसी बहाने कमनीला की क्लास भी लेने के लिए आते रहेंगे, प्रैक्टिस भी साथ साथ चलती रहेगी। जी तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, फिर इसके बाद हम असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। कोई क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चन रिलेटेड पार्टी का टॉपिक था, कौन सा था? हाँ, जो लॉस हुआ, बिल्कुल। अगर कोई रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन होती है विदाउट अप्रूवल, तो उसका क्या इफेक्ट होता है? अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 90 डेज उसे रेटिफाई ना करें तो वो है वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बोर्ड। ठीक है, अगर तो वो अभी कॉन्ट्रैक्ट अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो वाइडेबल एट द ऑप्शन, और अगर एग्जीक्यूट हो चुका है तो कंसर्न्ड डायरेक्टर, यानी जो उस इन्वॉल्व था, जिसने विदाउट अप्रूवल वो काम किया, वो CFO है या CEO है या कोई भी ऑफिसर है, उसको सजा मिलेगी। क्या सजा मिलेगी? वो इंडेमनीफाई करेगा। जितना कंपनी को लॉस हुआ है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में लॉस तो नहीं हो सकता है, हो सकता है वो सही। अच्छा, हो सकता है प्रॉफिट हुआ हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस सूरत में इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिविल लॉ में, क्रिमिनल लॉ में दूसरी तरफ प्रॉब्लम है। वो क्या है? 3 साल कैद और 5 मिलियन तक लिस्टेड कंपनी के केस में, और अगर अनलिस्टेड कंपनी है पेनल्टी एट द रेट ऑफ लेवल 2। ठीक है, तो अगर लॉस हुआ तो इंडेमनीफाई करेगा, प्रॉफिट हुआ तो इंडेमनीफाई नहीं करेगा, इधर से जान छूट जाएगी, लेकिन दूसरी पेनल्टी में जाके फंस जाएगा। जी, प्रॉफिट हुआ तो रेटिफाई कर देंगे, प्रॉफिट थोड़ी यहाँ से जाने देंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन लॉ की वायलेशन जरूर की तो जो कमीशन है वो वाली सजा कमीशन देगा। ये इंडेमनिफिकेशन वाली सजा तो बोर्ड की तरफ से समझ है ना, तो जो इम्प्रिजनमेंट वाली सजा है वो कोर्ट, उधर तो वो तो चाहे प्रॉफिट भी हुआ हो, काम तो गलत किया ना उसने। ठीक है जी, और की क्वेश्चन? एक AC बंद कर दे मेरे भाई, ये वाला AC बंद कर दे। और की क्वेश्चन नहीं? चलिए फिर अब चलते हैं हम अपने होम असाइनमेंट की तरफ। वॉल्यूम 1 चैप्टर 10 क्वेश्चन 12 भी था। कह रहा है XYZ लिमिटेड इज कंसीडरिंग एन अरेंजमेंट विद ABC फर्म। XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, वो ABC फर्म के साथ अरेंजमेंट करने जा रही है, इन विच आजम बाबर एंड चांद आर पार्टनर्स। ABC फर्म में ABC 3 पार्टनर्स हैं। आजम, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या इन दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप है? कोई रिलेशनशिप नहीं है। ना एसोसिएटेड कंपनीज है, ना ही होल्डिंग सब्सिडी है, और ना ही रिलेटेड पार्टीज है। ना होल्डिंग सब्सिडी, ना एसोसिएटेड, ना ही रिलेटेड पार्टीज हैं। अच्छा, ये 3 टर्म मैं बोल रहा हूँ, होल्डिंग सब्सिडी, एसोसिएटेड कंपनी, रिलेटेड पार्टी। इनमें सबसे कम्प्रीहेंसिव टर्म कौन सी है? रिलेटेड पार्टी। सब उसमें सबसे ज़्यादा एग्जांपल्स आती है, फिर उसके बाद एसोसिएटेड, और फिर उसके बाद होल्डिंग सब्सिडी। ठीक है, कह रहा है आजम इज स्पाउस ऑफ नाहिद, आजम इज स्पाउस ऑफ नाहिद, वन ऑफ द डायरेक्टर्स इन XYZ लिमिटेड। और नाहिद डायरेक्टर है, यानी जो इस कंपनी का डायरेक्टर है उसका स्पाउस इस फर्म में पार्टनर है। सबसे अहम इंफॉर्मेशन तो यही है। अब कह रहा है आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टीज इन दिस सिचुएशन। अब देखें XYZ लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है रिलेटेड पार्टी। पहली रिलेटेड पार्टी XYZ की क्या है? नाहिद। किस क्योंकि डायरेक्टर है।
रिलेटेड पार्टी में देखे लिखा हुआ डायरेक्टर, मैच करें ना। अच्छा आगे चल रहे हैं। दूसरी रिलेटेड पार्टी है आजम भाई, ये कैसे? डायरेक्टर का क्लोज रिलेटिव भी रिलेटेड पार्टी है, ये लिखा हुआ कहीं? जी सर। हाँ, और देखिए क्लोज रिलेटिव में ये हस्बैंड आता है, स्पाउस है, ठीक है, सबसे ज्यादा आता है ये है, बिल्कुल केस स्टडी में सबसे ज्यादा यही आता है, सही कह रहे हैं। फिर इसके बाद एबीसी फर्म, ये भी एक्स वाई जेड लिमिटेड, वो कैसे? क्योंकि उसके अंदर उसका पार्टनर का रिलेटिव जो वो, क्योंकि अगर किसी डायरेक्टर या उसके रिलेटिव किसी दूसरी फर्म में पार्टनर है तो वो भी रिलेटेड पार्टी। ये भी रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में लिखा हुआ है। कौन से वाला पॉइंट है? पॉइंट नंबर बताएं, थर्ड। तो उसने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पे उसने केस स्टडी बना दी। अच्छा क्वेश्चन है, हमारी डेफिनेशन भी रिवाइज कर दी इसने, आधी डेफिनेशन तो रिवाइज कर गया है। क्लियर? कोई क्वेश्चन इसमें 12 में? वेरी इजी। 13, KLM Limited often obtains investment consultancy from Adil. Adil practices as business advisor and provides the consultancy to KLM Limited purely in professional capacity. Is Adil a related party of KLM? नहीं, हमने नहीं, कल पढ़ा तो था ना, जो डायरेक्टर कंपनी के इशारों पे चल रहा हो या जिसके इशारों पे ये डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव चल रहे हो तो वो रिलेटेड पार्टी होती है ना। तो इसके इशारों पे कंपनी चल तो रही है, लेकिन वो प्रोफेशनल कैपेसिटी। अच्छा ये बात लिखी हुई है, हाँ ये कल मैं बताना भूल गया था, लेकिन आपने पढ़ लिया तो आपको पता चल गया होगा कि ये पॉइंट भी है। जैसे वो प्राइवेट कंपनी के साथ मैं बताना भूल गया, कभी कभी भूल जाता हूँ ना, इंसान हो। तो प्राइवेट कंपनी के साथ बताना भूल गया था कि नाइदर ए सब्सिडरी ऑफ, नाइदर सब्सिडरी और होल्डिंग ऑफ पब्लिक कंपनी, ये लिखा था। वो एक्सेप्शन में, किसकी एक्सेप्शन? प्रोहिबिशन की। शाबाश। तो क्या ये अदील रिलेटेड पार्टी है? क्यों नहीं है? हालांकि उसकी इंस्ट्रक्शन, अदील की इंस्ट्रक्शन पे चल रहे हैं ये लोग, लेकिन अदील प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस दे रहा है। अब वकील प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस देगा तो जो कहेगा वही करना पड़ेगा, वरना तो फांसी हो जाएगी। तो इससे वो रिलेटेड पार्टी थोड़ी होगी, वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में एक्ट कर रहा है। सर वो हमने एक जगह पढ़ा था कि वो एम्प्लॉय जो होता है वो, यानी कि उसका एक ताल्लुक होता है ना उसके साथ, जो भी एंटिटी है, तो सर वो एम्प्लॉय टाइप की बात आ गई। नहीं नहीं, ये कंसल्टेंट एम्प्लॉय, अदील कंसल्टेंट है, आउटसाइडर है, वो एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है जी। एम्प्लॉय होता किसी की पोजीशन पे तो शायद फिर हम कहते हैं अदील रिलेटेड पार्टी है, लेकिन उसने कहा है कि वो प्रैक्टिस कर रहा है बिजनेस एडवाइजर। यहाँ पे ये जो है ना, अदील प्रैक्टिसेस एज बिजनेस एडवाइजर, इससे हमें पता चला कि वो आउटसाइडर पार्टी है, इंडिपेंडेंट है। वरना आपकी बात ठीक है, अगर वो कंपनी का एम्प्लॉय होता तो फिर ये सोचा जा सकता था कि वो की पोजीशन पे है और रिलेटेड पार्टी हो सकता है। 4, अच्छा 4 के एंड पे रिक्वायरमेंट नहीं लिखी हुई, हाँ दूसरे में, ये इसको उधर फिट कर लें, नवीद की बजाय फरीद करके। डज फरीद होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन MLP, ये लिख। तो पढ़ते हैं जी, फरीद इज ए नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर। नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर ठीक नहीं है ना, डेफिनेशन आती है नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर की, मेरा भाई डेफिनेशन सुना। 200 रुपया इनाम उस स्टूडेंट को जो नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन सुनाएगा। इंडिपेंडेंट थोड़ी, शाबाश शाबाश शाबाश। फ्री में, चल फ्री में सुना दे। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर when director who is given power to control the management of affairs of the company subject to control the instruction of ये नॉन एग्जेक्टिव की नहीं, चीफ एग्जेक्टिव की डेफिनेशन है भाई, इसमें तो तेरी जेबें खाली क्यों नहीं बनती हैं जो पहली खाली है। आगे चलते हैं, वो चीफ एग्जेक्टिव की, नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर की नहीं है, ऐसे नहीं कह दिया था मैंने, मुझे पूरा इत्मीनान था आप पे। चलिए आगे, ही ओनली रिसीव्स मीटिंग फी फ्रॉम MPL फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग एंड मीटिंग्स ऑफ ऑडिट कमेटी। तो क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर रहा? क्यों? अच्छा कोई डायरेक्टर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कब होल्ड करता है? जब वो एज डायरेक्टर के अलावा कोई भी रिम्यूनरेशन हासिल कर रहा हो, कैश वाली के नॉन कैश भी? नॉन कैश भी। शाबाश शाबाश।
जी, तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर रहा फरीद। सर यहाँ पे अगर एग्जेक्टिव होता तो फिर भी एग्जैक्टिव होता फिर भी नहीं, डायरेक्टर है, कोई सा भी डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होता फिर भी। ठीक जी, तो क्या होता चीफ एग्जेक्टिव का है? चलते लेक्चर में क्यों टांग अड़ाई मेरे भाई ने? अभी सांस तो ले ले मेरा भाई। जी पानी इतना जमा हुआ है, बाहर निकलने का दिल नहीं कर रहा। डुबकियां लगाते हैं जी मेरे भाई। चीफ एग्जेक्टिव क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है? देखिए, चीफ एग्जेक्टिव एक डायरेक्टर है, डीम डायरेक्टर है, ठीक है। तो वो जो चीफ एग्जेक्टिव के तौर पे जो रिम्यूनरेशन वसूल कर रहा होता है, वो उसे एज ए डायरेक्टर ही एक्स्ट्रा सर्विसेज का अज्यूम कर सकते हैं हम कि वो एज, क्योंकि बाज़ औक़ात डायरेक्टर भी तो एक्स्ट्रा सर्विसेज दे रहे होते हैं। जैसे चेयरमैन ऑफ मीटिंग का रोल प्ले करते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो वो फिर हम उसको इस प्रोविजन के लिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि चीफ एग्जेक्टिव की जो भी असल में यहाँ पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो होल्ड कर रहा होता है ना, उसके ऊपर फिर अप्रूवल वगैरह की रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होती हैं। जबकि चीफ एग्जेक्टिव को जो भी पैसे वगैरह देने हैं वो एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट अप्रूव हो चुके होते हैं, उसके उस पर ये रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होती। बी, नवीद इज ए डायरेक्टर इन मुल्तान फार्मा लिमिटेड लिस्टेड कंपनी। क्या हमारी रिलेटेड पार्टी वाले पूरे कंसेप्ट में कहीं पे लिस्टेड कंपनी का जिक्र है? किस जगह पे? पेनल्टी वाले में, पेनल्टी वाले, और किस जगह पे? पब्लिक कंपनी, ठीक है। Naveed is a director Multan for a listed company. He receives only meeting fee from MPL for attending board meeting and meetings of risk management committee. ये है एक्स्ट्रा सर्विसेज, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, इसके भी ज्यादा उसको पैसे मिल रहे हैं, तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज डायरेक्टर ही पैसे ले रहा है, चाहे वो मीटिंग अटेंड करने के हो चाहे एक्स्ट्रा सर्विसेज के पैसे हो, हैं तो एज डायरेक्टर ही। कह रहा है नवीद आल्सो सुपरवाइज द प्रोडक्शन ऑन रूटीन बेसिस एंड लिव्स इन ए रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एमपीएल नियरेस्ट प्रोडक्शन साइड। कह रहा है 1 रुपया नहीं लिया मैंने कभी। ये डायरेक्टर क्या कह रहा है? नवीद क्या कह रहा है? मैंने कंपनी से डायरेक्टरशिप के अलावा कभी 1 रुपया नहीं लिया, और आलीशान महल में रहता है जिसका रेंट, हाँ, इसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है, कर रहा है। In a rent-free accommodation provided by nearest production site, Naveed does not receive any monthly or annual salary from MPL. Does Naveed hold office of profit in MPL? Yes. क्यों? क्योंकि वो बेनिफिट रिसीव कर रहा है और उसमें रेंट फ्री अकोमोडेशन भी शामिल है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करने के लिए कैश में रिम्यूनरेशन वसूल करना लाजमी नहीं है। हाँ, डायरेक्टर उसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में लिखा हुआ है कि अगर डायरेक्टर किसी भी किस्म की रिम्यूनरेशन ड्रॉ करता है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा, लेकिन इन एडिशन टू रिम्यूनरेशन एज डायरेक्टर, इन रिलेशन टू डायरेक्टर है। और वो तो हाँ, इंडिविजुअल के केस में कोई भी पैसे लेगा तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन इस केस में ए में इंडिविजुअल वाला केस लगेगा कि डायरेक्टर वाला रूल लगेगा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में? कौन सा डायरेक्टर वाला रूल क्यों लगेगा? हाँ जी, लिखा हुआ है नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर। अगर ये नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर ना होता फिर आपकी बात ठीक थी, फिर हम कहते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मैंने आपकी बात इग्नोर नहीं की, मैंने आपकी बात किसी जानवर के आगे डाल दी। नहीं नहीं मेरे भाई, आपका हुक्म सर आंखों पे, हमने आपके कहने से पहले ही कह दिया हुआ है। 15 मजीद इज ए डायरेक्टर इन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड MEL, a limited company. His brother bought 2 air conditioners from main showroom of MEL at the same retail price as is offered to any other customer. ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है उनका। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स को अंडरलाइन करें, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एयर कंडीशन है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही हुआ।
प्राइस भी वही है। प्राइस भी वही है। इज अप्रूवल ऑफ बोर्ड रिकॉर्ड, अच्छा ये क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है? वैसे है तो सही, लेकिन ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। सिबलिंग्स का रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में शामिल होते हैं? डायरेक्टर के सिबलिंग्स रिलेटेड पार्टी में बिल्कुल है। तो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि रिलेटेड पार्टी है कि नहीं। क्वेश्चन क्या है कि क्या इसके लिए, इस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए अप्रूवल की जरूरत है कि नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस और आर्म लेंथ बेसिस पे है। ये आर्म लेंथ बेसिस की डेफिनेशन ये किसने समझाई है? ज़हन में आ जाती है। अच्छा ठीक है, यानी दूर रखे, जैसा दूसरों के साथ, जैसे दूर दराज के लोगों के साथ जो टर्म एंड कंडीशन होती है वही रखनी है। शाबाश। तो इसमें अप्रूवल की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस है और आर्म लेंथ बेसिस पे। कोई प्रॉब्लम 15 में? अब आगे एमसीक्यूज, वेरी इजी, क्योंकि वॉल्यूम 2 वाले जो नहीं है वो तो वॉल्यूम 2 में है। और वॉल्यूम 2 के एमसीक्यूज कब करने हैं हमने बोला? वो भी करने हैं रिवीजन स्टेज पे। ठीक है, जब ये 2-3 लेक्चर रह जाएंगे ना तो उस वक्त रोक के अपने लेक्चर्स को रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि अगर पूरे लेक्चर करवा के रिवीजन शुरू किया आप तो भाग जाएंगे। बांध के भी तो रखना है आपको 30 तारीख तक। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी दैट 2017 पावर टू मेक इन्वेस्टमेंट इन ए कंपनी रेस्ट विद डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अच्छा अगर ये होता ना इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी, यहाँ पे लिखा है इन ए कंपनी, इन अ कंपनी की बजाय इन एन एसोसिएटेड कंपनी होता, फिर अप्रूवल की अथॉरिटी किसके पास होती? एसोसिएटेड में इन्वेस्टमेंट वो स्पेशल, अगर एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी होती फिर पावर डायरेक्टर के पास नहीं होती, किसके पास होती? मेंबर्स के पास, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी एक स्पेशल बिजनेस है जिसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है। बहरहाल इसमें रेगुलर कंपनी है तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? डायरेक्टर ऑफ बी। सेकंड, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी कैन नॉट बी मेड बाय द डायरेक्टर्स देमसेल्फ, दे विल हैव टू गेट इट्स अप्रूवल फ्रॉम members in general meeting through special resolution. C option. Third, being a separate legal person, a company can make investments in any other company or security. कर सकती है investment, but all the investments of the company must be made and held in the name of controlling shareholder, in the name of company itself. D option correct है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस थे। एक्सेप्शंस कौन कौन से थे? नॉमिनी डायरेक्टर, नॉमिनी मेंबर और सीडीसी। नॉमिनी डायरेक्टर, नॉमिनी मेंबर, सीडीसी, ये किसकी एक्सेप्शन थी बोला? इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम पे होनी चाहिए, इस कंसेप्ट के। नेक्स्ट 4, the company shall not make an increase in amount or any variation in the nature and terms of any investment in associated company without passing, यानी अगर इन स्पेशल रेजोल्यूशन पहले पास हो चुकी है, इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, उसमें किसी किस्म का चेंज करना है, वो भी स्पेशल रेजोल्यूशन से होगा। यस, वो भी स्पेशल रेजोल्यूशन से होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुई? बी। स्पेशल रेजोल्यूशन ही होगी ना कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होगी? पक्का स्पेशल रेजोल्यूशन होगी, बिल्कुल बी, स्पेशल ही होगी। मैं भी स्पेशल। 5, the register for investment of company not held in its own name is open to inspection for the members of company. तो इंस्पेक्शन के लिए हाँ, लेकिन कॉपी के लिए उसे पैसे देने पड़ते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एटलीस्ट 2 hours डेली। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट। 6, any member may require a certified copy of register of investment held in a company's name on a fee fixed by company. Certified copies requested shall be issued within 7 days या after 7 days? विदिन, पक्का विदिन 7 days, आफ्टर 7 days तो नहीं है, विदिन 7 days। शाबाश, ए ऑप्शन करेक्ट हो गई। बी, सॉरी बी। The 7, the term investment shall include
ऑल ऑफ आवर लोन लोन्स भी, एडवांसेस में, इक्विटी भी, यस सर इन्वेस्टमेंट में इक्विटी लोन भी शामिल होता है, यस सर एडवांस भी। यस सर कौन सा एडवांस शामिल नहीं होता? क्रेडिट वाला ट्रेड, नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट, नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट शामिल नहीं होता। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारी डी। 8, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन लग रहा है, ये अच्छा है, कुछ भी नहीं है इसमें। अनस, असदुल्ला, अमीन एंड अरकम आर फाउंडर पार्टनर्स ऑफ फास्ट मूवर्स फॉरवर्डर्स FMF. In January 2020, all partners had purchased shares of Quality Tiles Limited QTL, a listed company. In June 2020, they contested the election of directors of QTL and got elected as directors out of 7 positions. 7 में ये, 7 में से 4 आ गए हाँ ये 4 हो गए और बाकी 3 कोई और। Being majority directors of QTL, they cancelled the contract of existing logistics service provider. क्या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते थे? जी सर बिल्कुल, डायरेक्टर कर सकते हैं। एंड अवॉर्डेड द कॉन्ट्रैक्ट टू FMF, और उन्होंने अपनी ही पार्टनरशिप फर्म को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया। अब ये जो ट्रांजैक्शन है इस पे डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट भी है और अप्रूवल वाला भी है, रिलेटेड पार्टी वाला भी। अब देखते हैं उसने कौन सा पूछा है। कह रहे वेदर द फॉरसेट कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? यस, बिकॉज इट अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स एंड द बोर्ड इज फुली एम्पावर्ड टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ कंपनी। नहीं, नॉर्मल हालात में ये वैलिड होता, लेकिन इस केस में नहीं। क्यों नहीं है? मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स का इंटरेस्ट है, और अगर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स का इंटरेस्ट हो तो फिर उस मैटर को डायरेक्टर्स नहीं बल्कि जनरल मीटिंग में प्रेजेंट किया जाता है। नो, द कॉन्ट्रैक्ट नीड टू बी अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ सच डायरेक्टर्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन द साइड कॉन्ट्रैक्ट। नहीं नहीं, नो द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लेड बिफोर द जनरल मीटिंग फॉर अप्रूवल। सी ऑप्शन करेक्ट है। और ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होगी कि स्पेशल रेजोल्यूशन? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन तो सिर्फ हमारे वही कितने 4 मैटर है कि 6 मैटर है? 4 थे कि 6 थे? ऑर्डिनरी बिजनेस 4 थे कि 6 थे? वो 2 एक्स्ट्रा थे ना, वो मतलब एक में ही कर दिए थे। कौन कौन से थे? वो पहला था कि वो ऑडिटर वाली बात थी, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, और इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डिविडेंड इफ एनी, consideration of directors report, consideration of financial state, adoption of financial statements। ये टोटल 6 बने, 4 नहीं बने मैंने हिंट दिया था हल्का सा। वो क्लब कर दिया था जी। तो करेक्ट ऑप्शन 8 की क्या हुई हमारी? सी। 9, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ए पर्सन मे एज ए डायरेक्टर टेक पार्ट इन द डिस्कशन ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट to be entered into or on behalf of company even if he is in any way concerned or interested in the contract। अगर इंटरेस्टेड या कॉन्ट्रैक्ट है फिर भी पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन इंटरेस्टेड डायरेक्टर जो होता है वो तो पार्टिसिपेट नहीं करता मीटिंग में। हाँ, एक्सेप्शन थी, 2 एक्सेप्शन, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और एक प्राइवेट कंपनी। देखते हैं वो कौन सा पूछता है। कह रहा है सब्सिडरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी, होल्डिंग कंपनी ऑफ पब्लिक कंपनी, एसोसिएटेड अंडरटेकिंग पब्लिक कंपनी, नाइदर ए सब्सिडरी नॉर ए होल्डिंग कंपनी ऑफ ए, बिल्कुल ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि ना होल्डिंग है ना सब्सिडरी ना होल्डिंग कंपनी हो ना सब्सिडरी हो, ठीक है, तो वो कर सकता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई हमारी? डी। 10, KLM Limited is in considering a related party transaction in which majority of directors are interested. Which of the following is correct? If the transaction is in accordance with policy approved by the board of KLM Limited, it need not be approved in general meeting. क्या ये सही कह रहा है? The matter must be placed before the general meeting for approval of special resolution. बाकी भी पढ़ लेते हैं। Majority of directors involved. Matter must be placed before general meeting for approval as ordinary resolution. क्या ये ऑर्डिनरी बिजनेस में आते हैं ये एग्जाम्पल? नहीं, तो इसीलिए ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी। सी ऑप्शन करेक्ट है।
डी सच ट्रांजैक्शन एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड नहीं है, कर सकते हैं। यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्टेड हो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसमें मेंबर्स को प्रेजेंट किया जाएगा और मेंबर्स इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन देंगे। चलिए अगर ये कंफ्यूज हो उसमें जो एक ऑप्शन ठीक है वो सबसे ऊपर आ गया ए है फॉर एग्जांपल, और हमें श्योर है कि यार ए ठीक है, अगर ए आपको श्योर है 100% ए ठीक है तो बी सी डी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेहतर यही है पेपर जल्दी करना अहम नहीं होता, पेपर ठीक करना अहम होता है। बेहतर है कि पूरा क्वेश्चन पढ़ के फिर आप ऑप्शन को टिक करें, लेकिन अगर आप 100% श्योर है तो फिर उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें, लिख लें, बाकी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बाज़ औक़ात मस्ट में विद इन 7 डेज या आफ्टर 7 डेज एक एक लफ्ज़ से भी केस स्टडी चेंज हो जाती है या एमसीक्यूज भी चेंज हो जाते हैं। अब यह है हमारा वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 कंप्लीट हो गया, वॉल्यूम 2 भी होम असाइनमेंट में शामिल थे। भाई वो पता कर रहा जाके चाय क्यों नहीं आ रही है ना, भूल गया वो भाई, मेरी जिम्मेदारी नहीं। क्वेश्चन 11, under the provisions of Companies Act, analyze the above situation and advise Mr. Farag about his responsibilities towards the company with respect to the above transaction। अच्छा, इस केस स्टडी में एक खास बात है, वो मैं आपसे एंड में पूछूंगा, पहले इसको पढ़ते हैं। मुनाफा लिमिटेड एमएल इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ लीजिंग व्हीकल्स टू कॉर्पोरेट कस्टमर्स, ये इसका बिजनेस है। The board of directors of ML is considering to authorize one of its director, Mr. Farag, to enter into contract with Mrs. Laika, the managing director of Tez Raftar Limited, for the purchase of 6 delivery vans। यहाँ तक रुक जाए, यहाँ तक पूरी क्वेश्चन में केस स्टडी में कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है। वो क्या कह रहा है? कह रहा है डायरेक्टर्स ऑफ ML लीजिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, एमएल के डायरेक्टर ऑथोराइज कर रहे हैं अपने एक डायरेक्टर मिस्टर फारिक को कि वो मिसेस लाइका जो कि एक तेज रफ्तार लिमिटेड की डायरेक्टर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर एमएल का डायरेक्टर उधर तेज रफ्तार का डायरेक्टर, ज़ाहिर है इन दोनों ने ही मिलके ट्रांजैक्शन करनी है अपनी अपनी कंपनी के बिहाफ पे। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन में। प्रॉब्लम कहां पे आएगी? प्रॉब्लम कहां आई? मिसेस लाइका इज आल्सो द वाइफ ऑफ मिस्टर फारिक। पूरी केस स्टडी में सबसे अहम लाइन ये, इसको अंडरलाइन कीजिए, इसको अंडरलाइन करें। अंडर द भाई इससे क्या पता चल रहा हमें कि ये दोनों, अच्छा इससे ये भी पता चला है रिलेटेड पार्टी है। क्या इससे ये भी पता चल रहा है कि डायरेक्टर का इंटरेस्ट है? अब यहां पे सवाल देखें फिर से क्या ये डायरेक्टर इस ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड है? भाई है कि नहीं इंटरेस्टेड? कैसे इंटरेस्टेड है? उसके स्पाउस जो है, स्पाउस है उसमें। तो इसका मतलब ये केस स्टडी डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्ट में भी फॉल करती है और रिलेटेड पार्टी में भी फॉल करती है। पहले इस कंसेप्ट को अच्छे तरीके से पिक कर लें, फिर आगे चलेंगे। एग्री करते हैं इससे? अब चलते हैं नेक्स्ट। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। क्या इसे डायरेक्टर्स इंटरेस्ट वाले लर्निंग ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट के मुताबिक सॉल्व करें या रिलेटेड पार्टी? ये बताएगी आपको रिक्वायरमेंट। आपको बताया था ना कि कंपनी का पूछा है या डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूछा है। अगर डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूछा है तो डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट, और कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूछा है रिलेटेड पार्टी। हमें कह रहे हैं अंडर द एनालाइज द अबव सिचुएशन, यानी बताइए एनालाइज इस सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जिसमें वो इन्वेस्टमेंट करने ट्रांजैक्शन करने जा रहा है उसमें उसके स्पाउस मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो वो इस ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड है। एडवाइज मिस्टर फारिक अबाउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंपनी। अब मिस्टर फारिक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बताना है, तो वो डिस्क्लोज करेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा डिस्कशन में, कोरम के लिए भी काउंट नहीं होगा, वोट भी नहीं कास्ट करेगा, वोट करेगा कास्ट तो वाइड होगा। और लिस्टेड कंपनी, क्या ये लिस्टेड कंपनी है?
बताया कहीं नहीं? तो हम लिखेंगे इफ दिस इज लिस्टेड कंपनी, तो वो मीटिंग में ही प्रेजेंट नहीं होगा फॉर दैट पार्ट ऑफ मीटिंग। जी क्लियर ये? हाँ, अब नोटिस वो स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन लिखे कि वो जहां पे आप लिखे ना कि वो इसको डिस्क्लोज करेगा इंटरेस्ट को, उसके साथ लिख लें कि वो अल्टरनेटिवली जनरल नोटिस भी इशू कर सकता है। 5 नंबर का है, इफ करके आंसर बिल्कुल करें कि इफ लिस्टेड कंपनी, एक ही पॉइंट इफ करके आएगा लिस्टेड कंपनी वाला कि इफ लिस्टेड कंपनी है तो वो उस पार्ट के लिए प्रेजेंट नहीं होगा मीटिंग में। क्लियर? एक ही पॉइंट इफ के साथ आएगा ना, बाकी तो कोई इफ के साथ नहीं आएगा। इस केस स्टडी में सबसे अहम डिसीजन पता है क्या करना था? वो किस में फॉल करता है, ये आपने केस स्टडी में अलर्ट रहना है। ये शुरू में प्रॉब्लम करता है कि इसको रिलेटेड पार्टी की तरफ लेके जाएं कि इसको डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्ट इंटरेस्ट की तरफ लेके जाएं। हाँ, उसने खुद कह दिया मिस्टर फारिक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। 12, कामरान इज डायरेक्टर ऑफ अमेजिंग पेपर लिमिटेड APL एंड सुपर ग्लू लिमिटेड SGL। ये दोनों में डायरेक्ट, इसका मतलब है दोनों एसोसिएटेड कंपनी भी हैं और दोनों रिलेटेड पार्टी भी हैं। सॉरी, गलत बोल गया। इसका मतलब दोनों एसोसिएटेड कंपनी भी है और तीनों रिलेटेड पार्टीज भी हैं। वो भी तो रिलेटेड पार्टी है। In the meeting, the board of directors of APL approved a contract for the purchase of glue from SGL। तो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया। अच्छा एक मिनट हरे, अब एक तीसरी ट्विस्ट भी आ गया इसमें। डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्ट और रिलेटेड पार्टी, ये आपने नोट किया ना, इसमें मुतशाबिहात होती हैं, मिलते जुलते हैं। एक इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी भी है इसमें। मुझे ये दोनों एसोसिएटेड कंपनी थी ना, बताइए क्या ये ट्रांजैक्शन इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी है कि नहीं? APL ने एक कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव किया फॉर परचेज ऑफ ग्लू फ्रॉम SGL। APL और SGL दोनों एसोसिएटेड कंपनी है। APL ने कॉन्ट्रैक्ट दिया SGL को। क्या ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी वाला कंसेप्ट नहीं है? नहीं सर, क्यों? दोनों एसोसिएटेड कंपनी तो हैं। शाबाश, दोनों एसोसिएटेड कंपनी जरूर है, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। इन्वेस्टमेंट में तो उसने वो बताया था शेयर्स इक्विटी होगी, लोन होंगे, एडवांसेस होंगे, रूटीन के अलावा गारंटी होगी, इनमें से कोई भी नहीं है। ये तो बल्कि रूटीन की ट्रांजैक्शन है, तो इसका इन्वेस्टमेंट एसोसिएटेड कंपनी नहीं होगी। अब इसमें एक डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट भी अप्लाई हो सकता है और रिलेटेड पार्टी वाला भी हो सकता है। इस पे एग्री करते हैं। अब अगला डिसीजन हमने ये करना है कि कौन सा बात पूछ रहा है। कामरान वोटेड इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन। A shareholder of APL has objected that Kamran has unlawfully influenced the transaction to benefit SGL। उसने वो वोट कर ही नहीं सकता था, वोट किया। अच्छा, अब ये वोटिंग की तरफ कहानी लेके चला गया है, तो बताइए रिलेटेड पार्टी का कंसेप्ट अब बना है कि डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट का। रिलेटेड पार्टी नहीं है। रुक गया, मैं कोई जल्दी नहीं है मुझे, मैं बढ़िया जा रहे। बड़ा डिसीजन ठीक होना चाहिए, यही सिखाया आपको सारी उम्र। रिक्वायरमेंट भी पढ़ लेते हैं, शायद आपको मजीद आसानी हो जाए। एडवाइस कामरान ऑन वैलिडिटी ऑफ शेयर होल्डर्स ऑब्जेक्शन एंड द कॉन्सिक्वेंसेज विच कामरान में फेस अंडर द कंपनीज एक्ट 2017। वोटिंग का इशू हमारा डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्ट में ही है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेज वाली बात उसने बताई रिलेटेड पार्टी में, लेकिन ऊपर ट्रांजैक्शन पे डिसाइड करेंगे या कॉन्सिक्वेंसेज के लफज से।
ट्रांजैक्शन से। तो ये बेसिकली डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, जिसमें ला मना करता है कि उसने वोट नहीं कास्ट करना, वोट होगा तो वाइड होगा। भाई शेयर होल्डर ने ऑब्जेक्शन किस बेस पे किया होगा कि इसे वोट नहीं करना चाहिए था? शेयर होल्डर ने ऑब्जेक्ट किया ना, इसे वोट किस बेस पे किया होगा? क्योंकि वो उसमें इंटरेस्टेड है। तो ये डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी का भी नहीं है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का भी नहीं है। अब वैलिडिटी बिल्कुल सही कह रहा है वो, क्योंकि वो उसमें इंटरेस्टेड है ना। अगर डायरेक्टर किसी दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर या मेंबर हो, चाहे पब्लिक है चाहे प्राइवेट है, तो उसमें वो इंटरेस्टेड है। अच्छा फिर चले वैलिडिटी, इसमें पता चल गया शेयर होल्डर का ऑब्जेक्शन वैलिड है, ये इंटरेस्टेड था इस ट्रांजैक्शन में, इसे डिस्क्लोज करना चाहिए था और उसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए था प्रोसीडिंग्स में, वोट भी नहीं करना चाहिए, कर लिया इलीगल। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? कॉन्सिक्वेंसेस नहीं लिखे, इस कंसेप्ट में नहीं लिखे हुए। पेनल्टी वाली बात बता देंगे फिर, पेनल्टी वाली और ऊपर वाली इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 साल और फाइन एटलीस्ट 5 अनलॉफुली इन्फ्लुएंस द ट्रांजैक्शन टू बेनिफिट एसजीएल। ये तो वैसे मतलब और बात हो गई है सर यहाँ पे। क्या ये लैकिंग फिड्यूशरी बिहेवियर की तरफ नहीं जा रहा कि एक कंपनी को नुकसान ताकि दूसरी को फायदा हो? लैकिंग फिड्यूशरी बिहेवियर की तरफ नहीं जा रहा? नहीं समझ आ रहे। पहले मुझे बताइए, ये बात समझ आ गई कि इसमें डायरेक्टर का इंटरेस्ट था और उसने कहा कि डायरेक्टर को पूछा तूने वोट, तू तो इसमें इंटरेस्टेड था ट्रांजैक्शन में, वोट क्यों कास्ट किया? तो शेयर होल्डर का ऑब्जेक्शन वैलिड है कि गलत है? वैलिड है, क्योंकि उसे वाकई सच में वोट कास्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए था? क्योंकि वो इंटरेस्टेड है ट्रांजैक्शन में। अब प्रॉब्लम सिर्फ इसमें है, प्रॉब्लम इस वाले पार्ट में नहीं है वैलिडिटी ऑफ शेयर होल्डर ऑब्जेक्शन, प्रॉब्लम इस वाले पार्ट में है कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसमें कॉन्सिक्वेंसेस डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्ट वाले में, बल्कि ये वहां जाएंगे लैकिंग फिड्यूशरी बिहेवियर। एक दफा डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्ट देख लें, उसमें कहीं पे पेनल्टी लिखी तो नहीं हुई? नहीं लिखी हुई ना। तो अब चूंकि कंपनी को नुकसान पहुंचा के एसजीएल दूसरी कंपनी को फायदा पहुंचाया है, तो जिस कंपनी में आप डायरेक्टर होगा, डायरेक्टर किसी भी तरीके से उस कंपनी को नुकसान पहुंचाए, किसी भी, लेकिन बिहेवियर का कंसर्न बनता है। इसमें मुश्किल पॉइंट इस केस स्टडी में यही था कि लैकिंग फिड्यूशरी बिहेवियर की बात डायरेक्टली उसने नहीं डिस्कस की थी, इनडायरेक्टली थे। रिलेटेड पार्टी में क्रिमिनल लायबिलिटी तब आती जब इसकी अप्रूवल ही ना होती। ऐसे है ना, अप्रूवल तो हुई है, इतराज ये तो नहीं है कि इस ट्रांजैक्शन की अप्रूवल ही नहीं करवाई गई। अगर वो केस स्टडी में आता है इस ट्रांजैक्शन की अप्रूवल ही नहीं करवाई गई, फिर हम कहते हैं रिलेटेड पार्टी की प्रोविजन वायलेट हुई है। इसमें अप्रूवल हुई है, उन्होंने कहा भाई बाकियों ने तो अप्रूवल करना था, कामरान तूने की वोट डाला, हाँ वोट उसका वाइड हो जाता है, फिर वो मसला तो वहीं पे खत्म हो गया। तो गलत हुआ ना, यही तो वो कह रहा है, काउंट नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ। शेयर होल्डर इसलिए तो चीख रहा है कि इसका वोट क्यों कंसीडर किया, इसने वोट पार्टिसिपेट भी किया, इसका वोट भी कास्ट क्यों हुआ, कंसीडर क्यों किया, यही तो एतराज कर रहे हैं। तो वो इसने थोड़ी कंसीडर किया, वो तो बाकियों ने भी किया ही है। तो इसकी भी तो जिम्मेदारी थी। अब अगर ये मीटिंग में जाता है तो आप ये कहेंगे कि जी दूसरों की क्या जिम्मेदारी है, उनको चाहिए था इनको धक्के देके बाहर निकाल देता। भी इसकी भी तो जिम्मेदारी थी कि खुद मीटिंग में ना जाता। नहीं, इसकी जिम्मेदारी नहीं थी। नहीं थी सर, लेकिन देखें वहां पे उसने बताया होगा कि अगर वोट देगा तो वो वाइड हो वो वाइड हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो तो वहीं पे वाइड हो गया, तो फिर तो वाइड हो गया। तो ये मीटिंग में तो पहुंच गया, इसको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, मीटिंग में पार्टिसिपेट तो किया, ठीक है। नहीं, आपको केस स्टडी में ये नहीं समझ लग, ये कन्विंस नहीं हो रहे आप कि कामरान ने कोई गलती की है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कामरान के अलावा दूसरे डायरेक्टर ने भी गलती की है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या कह रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस विच कामरान में फेस,
रिक्वायरमेंट के मुताबिक आंसर करना है ना, कि हर चीज बता देनी है। तो कामरान का पूछा, कामरान का बताएंगे। कोई बड़ी सी केस स्टडी आ गई कोई। ओके 13 Messrs AK Limited is a renowned public limited company listed on Pakistan Stock Exchange. Mr. Farhan is one of the directors of the company which is in the process of awarding a major contract to Star Printers. यहाँ तक सारी बातें इनमें है कि कोई अनयूजुअल चीज़ है, कोई ट्विस्ट है यहाँ तक स्टोरी में। ये तो नॉर्मल स्टोरी चल रही है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ स्टार प्रिंटर इज ए स्पाउस ऑफ मिस्टर फरहान। सबसे ज्यादा ये सच्चा था भाई, सच्चा था। शाबाश। स्पाउस का मतलब बेगम नहीं होता। हाँ ठीक है, ओके देखें। हाँ शाबाश शाबाश। तो सीईओ तो ये अब ट्विस्ट आया कहानी में। अब मुझे बताइए, क्या लिस्टेड कंपनी फरहान वाली और स्टार, फरहान किसकी कंपनी का नाम क्या उसने बताया? एके लिमिटेड। एके लिमिटेड और स्टार प्रिंटर, क्या ये दोनों एसोसिएटेड कंपनीज हैं? मेरा पहला सवाल। नहीं, पहले बताएं एसोसिएटेड हैं कि नहीं? पक्का एसोसिएटेड नहीं है? शाबाश। रिलेटेड पार्टीज हैं? बिल्कुल हैं। ठीक है। अच्छा दूसरा, क्या फरहान इस इंटरेस्टेड है? तो अब रिलेटेड पार्टी का कंसेप्ट भी अप्लाई हो रहा है और डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्ट का कंसेप्ट भी अप्लाई। अब हमने क्या करना है? रिक्वायरमेंट को देख के फैसला करना है किस कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, डिस्क्लोजर वाले के या रिलेटेड पार्टी वाले के। Required keeping in view the above information, answer the following question in the light of the provisions of company that is Mr. Farhan required to disclose his relation with CEO of Star Printers? Discuss. अब ये किस तरफ लेके चला गया हमें? डिस्क्लोजर की तरफ। तो डिस्क्लोजर वाली बात क्या रिक्वायर्ड है? नहीं। अच्छा अगर ये प्राइवेट कंपनी होती, ये एके लिमिटेड, फिर डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड होता? डिस्क्लोजर फिर भी रिक्वायर्ड होता है। डिस्क्लोजर चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट हो, दोनों सूरतों में रिक्वायर्ड होता है। प्रोहिबिशन पब्लिक है तो फिर अप्लाई होंगी, प्राइवेट पे नहीं होंगी। प्राइवेट पे कोई प्रोहिबिशन नहीं है, पब्लिक पे प्रोहिबिशन है और लिस्टेड पे ज्यादा प्रोहिबिशन है। कैसे ज्यादा प्रोहिबिशन है? कैसे ज्यादा प्रोहिबिशन? हाँ, क्योंकि वो लिस्टेड कंपनी के केस में मीटिंग में ही प्रेजेंट नहीं होगा। तो बिल्कुल मिस्टर फरहान इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज हिज रिलेशन बिकॉज, क्यों? ही इज इंटरेस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट एज हिज स्पाउस इज चीफ एग्जीक्यूटिव इन स्टार्स लिमिटेड। ये सारी बात सिर्फ यस नो करके बात खत्म नहीं करनी, आगे रीजनिंग देनी होती। 4 नंबर है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही पॉइंट लिखेंगे। Second, if Mr. Farhan is interested in a contract or agreement before its discussion in the board of directors meeting, when would such disclosure of interest be made? जब वो पहले कंसीडर करेगा, When first time this matter would be considered in board meeting. उस मीटिंग में डिस्क्लोज, किस मीटिंग में करेगा? When the matter या contract will be considered first time in meeting. Third, when will Mr. Farhan disclose the interest if his spouse becomes CEO of Star Printers after the contract was awarded? In very first meeting after he became interested in the contract. शाबाश। भाई क्लियर ये थे ना? ये इजी था, लेकिन सिर्फ वो डिसीजन आपसे करवाना चाहिए था, करवाना चाह रहा था एसोसिएटेड। ये लिख ले, तीनों तसल्ली करनी है पहले केस स्टडी में। एसोसिएटेड कंपनी है, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट वाला केस है या कि रिलेटेड पार्टी वाला। 14 इन फरवरी 2021 सिल्वर टोपाज लिमिटेड STL एक्वायर्ड 18% वोटिंग शेयर्स इन जेड लिमिटेड। दोनों एसोसिएटेड हो गई? नहीं हुए, नहीं हुए। हाँ 25 में 20 तो करें।
20 पे होती है। आफ्टर एक्विजिशन STL nominated one of its director on JL's board। ठीक है, अब तो एसोसिएटेड हो गई, अब तो एसोसिएटेड हो गई, अब तो एसोसिएटेड हो गई। एक तरफ डायरेक्टर होना चाहिए, दूसरी तरफ 20% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। यहाँ तो 20% हो, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर पावर उसके पास। अच्छा, जहां पे वो जाए ना उसके पीछे ना जाया कर, तेरी मेहरबानी, वो गलत जगह पे जा रहा है, वो पीछे लकीर के फगे। तो एसोसिएटेड कंपनी बन गई, फिर से आफ्टर एक्विजिशन STL, इस लाइन को पढ़ना है आपने। ऑन JL's बोर्ड दोनों में डायरेक्टर हो गया, कॉमन डायरेक्टरशिप। एक कंपनी में डायरेक्टर, दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर, एसोसिएटेड हो नहीं जाती। पहले तो ये बताएं, एक कंपनी में डायरेक्टर, दूसरी कंपनी में डायरेक्टर, एसोसिएटेड हो जाती है। तो इस लाइन में ये नहीं कह रहा कि वो दोनों कंपनी STL में भी डायरेक्टर है और JL में भी डायरेक्टर है। सर ये नॉमिनेट किया, हाँ, तो वो भी तो डायरेक्टर होता है, वो तो डायरेक्टर तो होता है सर, लेकिन वो गवर्नमेंट का नॉमिनी होता है। वो एसोसिएटेड के एक्सेप्शन में जो था, अगर आपको याद हो तो, वो गवर्नमेंट का नॉमिनी डायरेक्टर एसोसिएटेड के एक्सेप्शन है, ये गवर्नमेंट का नॉमिनी थोड़ी है। सर वो कॉमन डायरेक्टर वो STL में कैसे पता चल रहा है? बोर्ड कौन सा बोर्ड होता है? उसने सिर्फ कहानी में ट्विस्ट ये रखा है, इधर क्लियरली डायरेक्टर बोल दिया है, उधर सिर्फ बोर्ड का। बोर्ड क्या, बोर्ड किसे कहते हैं? सर वो तो जेल का बोर्ड, डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड और BOD, इन चारों का मतलब डायरेक्टर्स ही होता है। जी सर वो बात ठीक है आपकी, लेकिन वो तो जेल की बात कर रहे हैं ना। वो कह रहा है STL नॉमिनेटेड वन ऑफ इट्स डायरेक्टर, यानी एक बंदा STL में डायरेक्टर था ऑन JL's बोर्ड, उसने उससे नॉमिनेट कर दिया JL के बोर्ड पे भी, अब एसोसिएटेड हो गई, यस सर। अब एसोसिएटेड हो गई। ठीक है, अब चलें। STL's बोर्ड इज प्लानिंग टू एक्वायर फर्दर 10% वोटिंग शेयर इन JL। तो अब ये क्या होगा? एसोसिएटेड कंपनी बन चुकी है, अब मजीद 1% भी शेयर अगर खरीदेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी का कंसेप्ट है। बड़ा डिसीजन हो गया, बाकी अब रूटीन का कंसेप्ट है। अंडर द कंपनीज एक्ट वी डिस्कस द कंडीशन व्हिच STL मस्ट फुलफिल बिफोर मेकिंग एनी फर्दर एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन JL। क्या कंडीशंस है? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी वाली अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए, क्योंकि ये पहले सब लिख देंगे कि ये एसोसिएटेड कंपनी बन चुकी है और ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी का केस है। हाँ, अब वो रिटर्न कंडीशन सारे कि स्पेशल रेजोल्यूशन है, मेंबर्स की अप्रूवल की ज़रूरत होगी, और स्पेशल रेजोल्यूशन में वो लिखा जाएगा नेचर अभी वगैरह। हाँ जी बिल्कुल। और वो जैसा कि उन्होंने कहा कि रिटर्न एग्रीमेंट बोला था आपने, हाँ रिटर्न एग्रीमेंट सर वो तो और बोरोइंग कॉस्ट, है ना, एडिशनल वाली बात है, वो एडिशनल वाली बात है। लोन एंड एडवांसेस अगर होगा, लोन एंड एडवांस के केस में है, ये लोन एंड एडवांस का केस नहीं है, इसमें एडिशनल वाली बात नहीं आएगी, रिटर्न वाली बात नहीं है। क्यों नहीं आएगी? ये लोन एंड एडवांस वाला केस नहीं है। क्लियर जी? अच्छा, एक स्टूडेंट कहने लगा सर अगर ये बात ना भी लिखी होती ना फिर भी ये एसोसिएटेड कंपनी वाला इन्वेस्टमेंट का केस बनता, वो 10% की बात कर रहा है। क्योंकि पहले 18% उसके पास शेयर्स हैं, मजीद 10% खरीदने जा रहा है, सर वो थोड़ा गलत तो वो हाँ वो था इन्वेस्टमेंट करनी है एसोसिएट। इसका मतलब है पहले एसोसिएटेड होना जरूरी है, फिर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड का कंसेप्ट अप्लाई होगा। तो अगर ये लाइन ना लिखी होती तो हाँ ये एसोसिएटेड कंपनी ना होती, वो जब इन्वेस्टमेंट कर लेते उसके बाद होती ना। समझ आ रही बात? तो फिर से पढ़े ये लाइन, इसको पढ़ के समझ आई कि नहीं? STL नॉमिनेटेड वन ऑफ हिज डायरेक्टर, ये सबसे पूरे केस स्टडी में सबसे अहम लाइन ये है, इसको अंडरलाइन करें। इससे साबित हुआ ये एसोसिएटेड कंपनी है।
क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। बस क्यों वॉल सर वो क्वेश्चन भी पूरे हो गए। चलिए ठीक है ठीक है। फिर आपको कुछ क्वेश्चन आपको आज की असाइनमेंट में दे दिए जाएंगे। चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 7, 8 वॉल्यूम 2 का, ये भी असाइनमेंट में ऐड कर ले, ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा मैं, क्योंकि ये ईद वाली असाइनमेंट है। जिन्होंने ईद वाली असाइनमेंट की है वो कुछ ना करे, वो आज याशी करे। जिन्होंने ईद की असाइनमेंट नहीं की थी वो ये असाइनमेंट करें, ताकि कल हम इसको डिस्कस करें। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।